सुअवसर मिला है कि आप जैसे जो है स्पष्ट और पारदर्शी वक्ताओं का और विद्वानों का हमें साथ मिल रहा है। मैं इस क्रम में हमसे जुड़े हुए हैं डॉक्टर एस.के. सिंह साहब, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष भूगोल विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप हैं। सर, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही। प्रोफेसर एस.के. सिंह साहब, प्रणाम सर। प्रणाम। सर का सादर अभिवादन करता हूँ अपने इस वेबिनार में, और शोध केंद्र श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज की ओर से संयोजक होने के नाते मैं सर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तो उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में हमारे इस वेबिनार में अपनी वर्चुअल प्रेजेंस जो उपस्थिति है उसको दे करके हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। आदरणीय सर को कोविड-19 और पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो आर्थिक पक्ष है पूरे विश्व का, जिसमें हमारा अपना भारत देश भी है, उस पर बोलने का जो है हम लोगों ने आग्रह किया है, जिसे सर ने बड़ी विनम्रता और सहजता से स्वीकार करके अपने गरिमा को प्रदर्शित किया है। महोदय, हम जिस पीढ़ी में आज जवान हुए हैं वहां आज भी ये कहा जाता है कि जुल्फ अंगड़ाई तबस्सुम चांद आई ना गुलाब, भूखमरी के मोर्चे पर ढल गया इनका सबाब, 4 दिन फुटपाथ के साए में रहकर देखिए, डूबना आसान है आंखों के सागर में सिनाब। और इस अहद में किसको फुर्सत जो पढ़े दिल की किताब, पेट के भूगोल में उलझा हुआ है आदमी, इस अहद में किसको फुर्सत जो पढ़े दिल की किताब। सर, आर्थिक मोर्चे इतने ज्यादा गहन और गंभीर हैं कि एक तरफ अमीरी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ गरीबी, और दोनों में लगातार प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। गरीबी को कैसे हम दूर करें, इसके लिए हमारी सरकारों ने बड़े प्रयत्न किए। आज भी तमाम सारे जो है योजनाएं चल रही हैं। महोदय, जब हमारे देश का क्या पूरी दुनिया को नापने का, आर्थिक विकास नापने का जो जीडीपी है, उसमें इस कोविड-19 के आने के बाद 2% हर माह की गिरावट के साथ पूरे साल में 24% गिरावट की बात स्वीकार की जा रही है। महोदय, जीडीपी को नापने का जो मेजरमेंट हमने बनाया, उस पर भी दुनिया ने प्रश्न चिन्ह इस कोविड के 19 आने के पहले जो है उसमें प्रश्न चिन्ह लगा चुका था। अपने यहाँ ही सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके जीडीपी के समानांतर जीईपी की परिकल्पना की गई, यानी ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट को हमें अपना आर्थिक विकास का आधार मानना चाहिए। इसी को लेकर के हमारी एक स्टेट उत्तरांचल सरकार ने इस मेजरमेंट को स्वीकार किया है। जो हमारे अन्य दूसरे संवेदनशील उपकरण हैं अर्थशास्त्र को नापने के, मैं सर चाहता हूं कि आप इस कोविड-19 से उपजे हुए आर्थिक परिवेश को, जिसमें विस्थापन से लेकर के हमारी जो दैनिक त्रासदी है उससे हमें गुजरना पड़ रहा है, इन सारी चीजों के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सर को। प्रतिभागियों की तरफ से मैं सर एक बार फिर आपका आदर करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर एस.के. सिंह साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर्वप्रथम मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज गोंडा के आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमें इस कोरोना और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर परिचर्चा के लिए हमें जो अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। खास करके जिसमें डीके गुप्ता साहब, डॉक्टर रंजन शर्मा साहब और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी की महती भूमिका रही इसको आयोजन को इस स्तर तक पहुंचाने में। जैसा कि उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर मनोज दीक्षित, कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय ने विविध व्यावहारिक पक्षों को बहुत बेहतरीन तरीके से उकेरने की बात की। उसी के साथ साथ विविध आयाम पर प्रोफेसर आर.बी. सिंह साहब ने, उसके बाद प्रोफेसर एस.एस. वर्मा साहब ने उसके भौतिक आयाम पर, और फिर राजनीतिक आयाम पर प्रोफेसर सिद्दीकी साहब ने अपनी बहुत अच्छी बातें रखी। मनुष्य स्वयं पर्यावरण का अंग है, उसकी उपज है, और वह पर्यावरण का संरक्षक भी है और उसका विध्वंसक भी है। आज वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो वैश्विक महामारी कोरोना ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विप्लव की स्थिति ला दी है। हम भारत के संदर्भ इसलिए लेते हैं क्योंकि भारत में विश्व के संदर्भ में अगर देखें तो जनसंख्या का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यद्यपि अर्थव्यवस्था को
सिलसिलेवार जारी रखने के लिए अमेरिका ने भी बहुत देर से लॉकडाउन रखा, लेकिन हमारे यहाँ लॉकडाउन समय से होने के चलते जहां एक तरफ विभिन्न क्षेत्रों में जहां जनसंख्या अधिक थी या खास करके महानगरों में, उनमें उसको कैसे नियंत्रण पाया जाए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय से लॉकडाउन करके काफी कुछ हद तक इस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद भले ही कृषि हो, किंतु वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के पीछे मध्यम वर्ग और निचले मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा हाथ है। इसलिए भारत को एक मिडिल इनकम ग्रुप की अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित भी किया जाता है। भारतीय परिदृश्य में आर्थिक दृष्टिकोण के दो पहलू सामने आते हैं। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर आबादी अर्थात किसान, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर, दैनिक मजदूर, शहरों में पलायन करने वाले मजदूर, शहरों के पटरी व्यवसायी आदि। दूसरा आता है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या बिजनेस सेक्टर को लेते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें तो पाते हैं कि आज इस चर्चा में मिडिल क्लास पर फोकस करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में जारी संकट के बीच मिडिल क्लास सबसे अधिक कमजोर होता है, क्योंकि सरकार द्वारा जारी होने वाले राहत पैकेज में यह क्लास शामिल नहीं हो पाता। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कोरोना से हाल बेहाल ये देश में बेरोजगारी आने वाले वक्त में अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि जितनी फैक्ट्रियां बंद चल रही हैं, वहां कितनी नौकरियां दांव पर लग गईं और हमारी अर्थव्यवस्था का उनका क्या असर होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रयासों से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुए। लॉकडाउन के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन तथा तैयार माल के वितरण की श्रृंखला सभी कुछ प्रभावित हुई, जिसे पुनः शुरू करने में काफी समय लग जाएगा। मजदूरों ने जिस हालात में शहर से गांव की ओर पलायन किया, वे बड़े शहरों के कृत्य से भयभीत हो गए। ऐसे में उद्योगों के लिए पुनः कुशल मजदूरों की नियुक्ति कर पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू करना एक बड़ी चुनौती होगा, जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के रूप में आकलन किया जा सकता है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कहा कि यदि भारत में लॉकडाउन अधिक समय तक जारी रहता है तो यहां आर्थिक परिणाम विश्व बैंक के अनुमान से अधिक बुरे हो सकते हैं। 2020-21 में तुलनात्मक आधार पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी, जो घटकर 2.8% रह जाएगी। ये महामारी ऐसे वक्त में आई है जब पहले से ही भारतीय इकोनॉमी झेल रही थी। कोरोना महामारी के कारण इस पर और दबाव पड़ा है। गांव से शहर की ओर प्रवास प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से होते रहे हैं, किंतु कोरोना महामारी के चलते रिवर्स माइग्रेशन बड़ी संख्या में हुआ, जिसके कारण से औद्योगिक नगरों में, बड़े नगरों में कार्यात्मक विविधता के कारण औद्योगिक क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में ये ग्रामीण मजदूर अपनी सेवाएं देते हैं। महाराष्ट्र की पहचान भारत के अग्रणी औद्योगिक राज्यों के अंतर्गत की जाती है, जिसमें देश की जीडीपी में लगभग 15% योगदान देने वाला ये
महाराष्ट्र राज्य कोरोना वायरस तथा इसके चलते देशव्यापी लॉकडाउन से बुरी तरह हुआ। तालाबंदी ने कामगारों से काम छीना, कामगारों ने शहर छोड़ा, मजबूरी में, परेशानी में, और जिन हालात में वो की तरफ आए निश्चित तौर पर अत्यंत पीड़ादायी रहा, कष्टदायी रहा। कोरोना से ज्यादा उन्हें भूख से मरने का डर था। यही कारण है कि वह मास मूवमेंट हुआ। शहरों से अपने गांव को वापस आने का जो सिलसिला चला वो अभी भी थमा नहीं, लगातार चल रहा है। देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या 10 करोड़ के आसपास है। ये मजदूर अपना योगदान विभिन्न उद्योगों में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, घरेलू नौकर के रूप में, सुरक्षा गार्ड के रूप में, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, ड्राइवर, मैकेनिक, होटल में पटरी व्यवसायी के रूप में विविध रूपों में अपनी सेवाएं देते हैं, जिसके बदले वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। किंतु हाल ही में ये उत्पन्न कोरोना महामारी के चलते उन्हें अपने उस कर्म क्षेत्र से अपने गांव को वापस आने के लिए विवश होना पड़ा। एक और उदाहरण के साथ मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के अनुसार मुंबई में 3 लाख बंगाली कारीगर जो गोल्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं, लगभग 50% वो अपने गांव में जा चुके हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के लाखों प्रवासी मजदूर जो रियल एस्टेट के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं, वे भी आधे से ज्यादा लोग अपने गांवों को जा चुके हैं। एक और उदाहरण के साथ स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्वाभिमान टैक्सी रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष के तिवारी ने स्पष्ट किया कि मुंबई में लगभग 5 लाख ड्राइवर जो टैक्सी, टेम्पो इत्यादि चलाकर अपने परिवार की जीविका चलाते हैं, उनमें से लगभग 40% लोग वो अपने गांव को जा चुके हैं। मुंबई, पुणे को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में 56,600 उद्योग धंधे हैं। जो आज स्थिति ये है कि उनके पुनर्संचालन के लिए एक दिक्कत सबसे बड़ी ये आई है, जो कुशल मजदूर हैं वे अपने गांव आ गए हैं, उनके संचालन के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती जा रही है। चिंता इस बात की है कि कारखाने अपनी क्षमता भर काम कर पाने में असमर्थ पाए जा रहे हैं। कामगार अभी कुछ वर्षों तक पुनः लंबी यात्रा तय कर पाने में शायद रुचि ले पाएंगे कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। अर्थात कामगार कुछ वर्षों तक काम के लिए ज्यादा दूर जाने से हिचकेंगे, क्योंकि जिस हालात में उन्होंने शहर से गांव वापसी पाई है, वह अत्यंत दुखद रहा। आप सभी ने इसको देखा और पैरों में छाले पड़ गए, पैरों के चप्पल टूट गए, या साइकिल से ही यात्रा कर दी, पैदल यात्रा कर दी। ये तमाम जो इस तरीके से बहुत दर्दनाक स्थिति रही मजदूरों के साथ, क्योंकि मजदूरों की वजह से उद्योग संपादित होते हैं, औद्योगिक धंधे बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं, शहरों का उन्नयन उन पर निर्भर करता है। लेकिन जब उन पर मुसीबत आई तो उनके लिए कुछ दिनों के लिए उनको भोजन या रुकने की व्यवस्था हम शहरी लोग नहीं कर पाए, औद्योगिक जगत नहीं कर पाए, लिहाजा उनको बहुत बुरी तरीके से वहां से पलायन करना पड़ा। स्थिति यह है कि कालांतर में डर इस बात का है कि आर्थिक जो विप्लव की स्थिति बन रही है, ऐसे में भविष्य में हो सकता है कि डिस्टेंस डिके सिद्धांत अत्यधिक प्रभावित दिखाई पड़े, क्योंकि वो ग्रामीण जो इस प्रकार का दर्द झेल कर आए हैं, वे वापस शहरों को जाने में, वापस उन्हीं उद्योग धंधों में काम करने के लिए जाने में वो हिचकेंगे, डरेंगे, भयभीत होंगे। क्योंकि अभी तो ये 1 साल 2 साल किस प्रकार से अभी कोरोना के वायरस का प्रभाव रहेगा, ये एक बड़ा संकट है। दूसरा, भविष्य के लिए भी वो एक बार, चूंकि कहा भी गया है कि दूध की जली बिल्ली छाछ को फूंक फूंक कर पीती है, तो ऐसे में वह मजदूर वो अपने आसपास ही रोजगार तलाशेंगे
और इस संदर्भ में आप कह सकते हैं कि खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की जनसंख्या, अगर हम संसाधन आधार के संदर्भ में बात करें तो पूरे देश में विभिन्न प्रकार के संसाधन आधार हैं। कहीं पर अगर हम जनसंख्या संसाधन के रूप में समृद्ध हैं तो कहीं पर खनिज पदार्थों से युक्त हैं, कहीं पर भौगोलिक दशाएं इस प्रकार से हैं ताकि वहां औद्योगिक संचालन में सुविधा हो सके। कुछ राजनीतिक कारकों से भी जो है औद्योगिक संश्लेषण विकसित होते हैं। तमाम इस कारकों के आधार पर, लेकिन सबको नियंत्रित करने में, संचालन करने में किसी न किसी रूप में, भले किसी तरीके से ऑटोमेशन की बात आ जाए, ऑटोमेटिक मशीनों का युग कितना ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उनके संचालन के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और ऐसे में अगर कुशल मजदूर नहीं होंगे, वो सब पलायन करके गांव आ गए हैं, ऐसी स्थिति में चलाना उद्योगों का एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है और आगे भी क्या स्थिति होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का यह उपयुक्त अवसर है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां पर हम जन संसाधन के मामले में सबसे ज्यादा समृद्ध हैं। आज जैसा कि प्रोफेसर वर्मा साहब ने भी कहा था कि उद्योगों के विकेंद्रीकरण की जरूरत है। उद्योगों के विकेंद्रीकरण का ये एक ऐसा अवसर है कि इस समय हमारे पास दक्ष, कुशल श्रमिक, जो जनसंख्या संसाधन के बाहुल्य वाले क्षेत्र में हम हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अगर उद्योगों का जाल खास करके मध्यम और छोटे स्तर के उद्योगों के अगर ये विकसित होते हैं तो उनको जॉब भी मिल जाएगा और हमें भी उनका फायदा मिल जाएगा, उनकी दक्षता का अवसर मिल जाएगा। खास करके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी मंशा अपनी जाहिर की है कि उत्तर प्रदेश निर्यात का एक बड़ा हब बनेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट से जैसे हम निपटेंगे, उत्तर प्रदेश को एक निर्यात का बड़ा हब के रूप में हम देखना चाहते हैं, जिसमें ये उत्तर प्रदेश को एक निर्यात के हब के रूप में इस संदर्भ में, चाहे वो कालीन के संदर्भ में हो, चाहे पीतल के बर्तन के संदर्भ, पहले से बहुत सारे ऐसे हमारे कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो विश्व स्तर पर उनकी अपनी एक पहचान है। लेकिन साथ साथ ये भी देखने को मिला है कि ये जो हमारे मजदूर हैं वो अब दूर जाना नहीं चाहेंगे, आसपास उनको यदि जॉब मिल जाएगा, यदि उनको छोटे मोटे उद्योगों में काम मिल जाएंगे तो उनको भी अपने घर के पास रह करके अपने परिवार के साथ सुकून का जिंदगी जी सकेंगे। और साथ ही हमारे ये जो पिछड़ा क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसमें औद्योगिक दृष्टि से ये धीरे धीरे जो है विकसित होते हुए एक बड़ा मजबूत क्षेत्र बन जाएगा। और ये अवसर है उद्योगों के विकेंद्रीकरण का। ऐसा नहीं कि जो उद्योग पहले से स्थापित हैं वो पूर्णतः बंद हो जाएंगे, लेकिन वो संकट के दौर से जरूर गुजरेंगे। नए उद्योगों के स्थापन का एक बहुत बढ़िया अवसर है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक संकेत के माध्यम से इस बात को कहा भी है। उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में यहां तक ये व्यक्त किया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में अपने टर्नओवर के लिए 50% से अधिक निर्यात करने वाले जो उद्यमी हैं, जो उद्योग हैं, उनको रियायतें दी जाएंगी बिजली की दरों में। इस तरीके से हमारी सरकार इस प्रकार से जो रुचि दिखा रही है, निश्चित तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का भविष्य जो है हम देखते हैं कि औद्योगिक दृष्टि से एक उज्जवल प्रतीत हो रहा है। इसमें जिस तरीके से 5 वर्षों तक उनको विद्युत शुल्क में छूट का अतिरिक्त लाभ मिलने का मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, जिसके आधार पर चूंकि उनको 50% से अधिक अगर वो निर्यात करते हैं अपनी वस्तुओं का, तो ऐसे उद्यमियों के लिए वो जरूर हितकर होगा और तेजी के साथ वो काम करेंगे। अब इसमें एक संकट जरूर ये है, अचानक चूंकि चरमराई अर्थव्यवस्था, चूंकि जब लोगों के पास से रोजगार छिन जाता है
लोग जो भी कार्य कर रहे होते हैं, चाहे वो पटरी व्यवसायी होते हैं, फल विक्रेता होते हैं, सब्जी विक्रेता होते हैं, या कहीं किसी परिवार में वो नौकर के रूप में, गार्ड के रूप में काम कर रहे होते हैं, उद्योगों में काम कर रहे होते हैं, जब उनके हाथ से कार्य निकल जाता है, ऐसी स्थिति में दिक्कत होती है परिवार को चलाने की। इस तरीके से एक और समस्या इसमें आ सकती है लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि ये अनेक राज्यों ने इस पर भी अमल किया और ये महसूस किया कि भविष्य में कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने ना पाए। इस कारण से कई राज्यों ने पुलिस अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि ये उनको रोजगार जब तक वो पूरी तरीके से फिर से स्टेब्लिश नहीं हो जाएंगे, जब तक के लिए एक संकट का विषय होगा। तो इसलिए वो पहले से कुछ राज्यों में पुलिस ने अलर्ट जारी कर रखा है। अब यहां खास करके अगर देखा जाए तो उद्योगों के संचालन या नगरों के पुनः फिर से उसी तरीके से आबाद होने की स्थिति आएगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जो पलायन करके एक बार आ गए हैं, भले गाड़ियां चलने लगी हैं, ट्रेन चलने लगी हैं, एरोप्लेन्स चलने लगे हैं, लेकिन फिर से अपने मुकाम पर केवल वही लोग जा रहे हैं जो परमानेंट जॉब में हैं, जो व्यवसाय से जुड़े हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, वे अभी जाने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस कारण से ये अवसर अच्छा है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खास करके पूरे उत्तर प्रदेश में, जो ये पिछड़ा क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसको औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी योजना है, उनकी भी मंशा है, और सभी उद्यमी जो छोटे उद्यमी हैं इस तरफ आगे आए, और ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और आर्थिक समृद्धि हो, और हम निर्यातक के रूप में, हमारा राज्य जो है एक बड़े निर्यातक के रूप में होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये निश्चित तौर पर ये बीमारी पर्यावरण से कितनी जुड़ी हुई है या ये मैन मेड है, ये दीगर प्रश्न है। लेकिन हालात ये हैं कि इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति सहमा हुआ है, दहशत में है। कार्य क्षेत्र पर लोग जाते हैं, मास्क लगाए होते हैं। कल मैं शहर से गुजर रहा था, कुछ सामान लेने गया था, रास्ते में देखा ठेले वाले को पुलिस वाले दौड़ा रहे हैं, वो भाग रहे थे। मजबूरी है उनको ठेला लगाना, मजबूरी है उनको अपने परिवार को चलाने के लिए, 2 जून की रोटी जुहाने के लिए कोई न कोई कार्य करना। लेकिन पुलिस ने इसलिए कि भीड़ न जुटे, उसका इंतजामात करने के लिए वो उनको वहां से हटाते हैं, मूव कराते हैं। लेकिन ये भारी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जिसमें हम जनसंख्या के बाहुल्यता के आधार पर हम, क्योंकि हमारे प्रोफेसर शुक्ला साहब, हमारे गुरुदेव प्रोफेसर एस के शुक्ला साहब कहा करते थे, यदि जनसंख्या का अध्ययन करने वाले किसी भी अध्यापक को एक बार कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र का दौरा जरूर करना चाहिए। स्टेशन पे जाएंगे तो लगेगा सारे के सारे लोग यात्रा कर रहे हैं, अस्पताल में जाएंगे तो लगेगा सारे के सारे लोग बीमार हो गए हैं, या इस प्रकार की जो स्थिति जो उन्होंने बयां की। तो निश्चित तौर पर जनाधिक्य होने के कारण या जनसंख्या अधिक होने के कारण, और खास करके जो शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में आ गए हैं या बड़े नगरों से छोटे नगरों की तरफ आ गए हैं, उनके लिए रोजगार का एक संकट उत्पन्न होगा। और चूंकि ये भय भी है, कोरोना वायरस का भय भी है, और हमें अर्थव्यवस्था का भी एक भय सता रहा है। हमें अपने परिवार के संचालन के लिए, उन मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, खास करके वो परिवार कैसे चलाएं, ये भी एक बड़ा संकट है। और मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा इन्हीं एक छोटा सा शेर के माध्यम से। उन्होंने जहर दिया, उन्होंने मतलब है चाइना, सभी आप जान रहे हैं क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई। उन्होंने जहर दिया, मैं उसे पी गया, आश्चर्य तो उन्हें तब हुआ जब मैं जी गया। ऐसा नहीं कि भारत
कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाएगी। थोड़ी सी विप्लव की स्थिति आई है और उम्मीद है जल्द ही फिर से हम ठीक रास्ते पर आ जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी और हम फिर से उसी तरीके से विकास के मार्ग पर अग्रसर होते हुए बढ़ते जाएंगे। जय हिंद।